नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं आज समय से थोड़ा पहले। सर बहुत स्वागत है आपका। इस समय जिस तरीके का सर माहौल चल रहा है, एक के बाद एक ट्रंप लगातार बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कभी वो कतर चले जाते हैं जहाज लाने के लिए, कभी दक्षिण अफ्रीका वाले को कह देते हैं कि तुम्हारे पास जहाज होता तो मैं तुमसे भी ले लेता। फिर कभी वो जो है टिम कुक को हड़काने लग जाते हैं, तो कभी वो, और मोदी जी के पीछे तो हाथ धो करके पड़ गए हैं। अपने हर बार जब भी वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बार बार वो एक ही बात दोहरा रहे हैं कि सीज फायर सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत हुआ, उनके दबाव में हुआ, उनकी धमकी के चलते, ट्रेड की जो धमकी उन्होंने दी उसके चलते सीज फायर हुआ, वरना युद्ध लंबा चलता। कुल मिला के लगातार ट्रंप साहब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हार्वर्ड के अंदर एक बड़ा फैसला ले लिया था जिसके तहत विदेशी छात्रों का एडमिशन ही बंद हो जाता, पर उस फैसले पर रोक लग गई है। सर जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि क्या कुछ चल रहा था, ट्रंप साहब क्या करना चाह रहे थे, और फिर कैसे वहां की एक निचली अदालत ने जो है ट्रंप साहब को आईना दिखाने का काम कर दिया। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों। देखिए, असली लोकतंत्र क्या होता है ये अमेरिका में पिछले 24 घंटे में देखने को मिला। 22 मई की शाम को आपने देखा, होमलैंड सिक्योरिटी ने, जो अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को देखती है, उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर बाहर के जो विदेशी छात्र हैं उनको लेने पर रोक लगा दी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पहले की तरह बिना झुके हुए इमीडिएटली उसको, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मैसेचुसेट्स की, उसके अंदर उसको चैलेंज किया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो जज थी, महिला जज, मैंने फोटो भी भेजा है, जरूर दिखाइएगा दर्शकों को, एलिसन ब्रोगस, उन्होंने तत्काल इस पर फैसले पर रोक लगा दी। यानी कि राष्ट्रपति का जो फैसला था कि विदेशी छात्र हार्वर्ड में नहीं आएंगे, उसको उन्होंने विद स्ट्रोक ऑफ पेन, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, उस पर रोक लगा दी और कह दिया कि कोई भी कोरेसिव एक्शन आप नहीं लेंगे इस मामले पर, और जो चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। अब हार्वर्ड की एक्चुअल अगर आप स्थिति देखेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा इतिहास, उस पर हम तमाम वो कर चुके हैं, किस तरह की वो है, एडवांस रिसर्च में और सारी चीजों में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। वहां अगर आप आज की तारीख की बात करें, जब मैं और आप बात करें इस समय, 24,596 छात्र हैं वहां पर, यानी कि 24,600 के आसपास छात्र हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रोल पे। उनमें से जो विदेशी छात्र हैं वो है 6,793। ये विदेशी छात्र वो हैं जिनसे उनको बहुत बड़ा पैसा मिलता है, बहुत मोटी, क्योंकि एनआरआई फीस बहुत ज्यादा होती है, आपको पता है, कई गुना जो लोकल स्टूडेंट्स के लिए। और उन छात्रों के वीजा पर भी आपको पता है तलवार लटक गई थी, क्योंकि जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम पे ही रोक लगा दी, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम। ये बच्चे उसी के तहत पढ़ते हैं, तो वो जो परमिशन थी उनको बाहर से बच्चे लेने की, वो विड्रॉ कर ली थी होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने तरीके से। तो जज ने, एलिसन बोरोगस ने, उस पर रोक लगा दी और ये कहते हुए कि आप इंटरिम रोक, जिसको आप कहते हैं अंतरिम स्टे, और ये कहते हैं कि जब तक अगले इस पे कार्रवाई नहीं होती, तब तक फैसला नहीं होता, तब तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे इस मामले में, कोई रेसिव एक्शन कोई नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए कि ट्रंप साहब अमेरिका को ग्रेट कैसे बना रहे हैं। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा, उस पर हमने शायद चर्चा भी की थी, कि अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं उनकी शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए इंटरनेशनल। तो ट्रंप साहब ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्या किया, आपको पता है? उन्होंने ठाकर के जो पूरे जो फेडरल फंडिंग थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसी को बंद कर दिया, डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। एजुकेशन का डिपार्टमेंट अमेरिका में बंद कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स का एजुकेशन का लेवल अच्छा था। जो सोच सकते हैं आप ट्रंप की कितनी महान विचारधारा है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने क्या किया, जब हार्वर्ड और ये सारी यूनिवर्सिटी उनके उस पर आए फायरिंग लाइन में, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले हार्वर्ड का क्या किया कि हार्वर्ड की जो पहले, सबसे पहले फंडिंग रोकने की बात कि फंडिंग हम नहीं होने देंगे आपकी, और कहा कि उनके पास तो $52 बिलियन का एंडाउमेंट फंड है, उनको पैसे की जरूरत क्या है, तो सेंट्रल फंडिंग उनकी रोक दी। उसके बाद दूसरा कदम जो था वो, अब इन्होंने ये कार्यक्रम जो विदेशी छात्रों वाला है उसको लेने पर रोक लगा दी। एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले अपना बंद कर दिया, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी दुनिया भर में जो इनका नाम है जिनके कारण, उनके साथ वो ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ट्रंप अमेरिका को ग्रेट किस तरीके से बना रहे हैं। यूनिवर्सिटीज आपने देख ली, उनकी टॉप कंपनियों में कौन है? एप्पल। एप्पल की आज हालत यह है कि वो इंडिया के अंदर केवल 15% फोन बनाती है, 85% उनके चाइना और वियतनाम में बनते हैं। टिम कुक को आपने पता है कतर में क्या कहा, कि कहा कि या तो आप अपने यहाँ फोन बनाओ और नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। और कल रात को मैंने वो ट्वीट भेजा है आपको, कल रात को उन्होंने वो ट्वीट करके फैसला कर दिया कि अगर अमेरिका के अंदर आप एप्पल नहीं बनाएंगे तो 25% स्टेट अवे टैक्स लग जाएगा आपके एप्पल टेलीफोन के ऊपर। तो अमेरिका का आम आदमी कहा जाएगा, उसके लिए तो फोन की कीमत कितनी हो जाएगी। एक बात, कोई भी उद्योग चलता है किस बात पर? मुनाफे के ऊपर। और ट्रंप तो मुनाफाखोरों के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं पूरी दुनिया के अंदर।
अब जो हिंदुस्तान में या चाइना के अंदर जो एप्पल बनता है, असेंबलिंग होती है, उस पे आप इसको इस रूप में देखिए, अगर 100 रुपए का खर्च आता है एक फोन बनाने में, तो अमेरिका में लेबर कॉस्ट 10 टाइम्स है, एटलीस्ट 10 टाइम्स। तो 1,000 रुपया हो जाएगा एक टेलीफोन के ऊपर कीमत। तो वो उसको कैसे बढ़ाएंगे? अब जो टिम कुक है, उनको क्या है कि लगा दीजिए 25% टैक्स, क्या है, सेल कम होगी फोन की, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुनाफा तो नहीं छोड़ सकता ना, कोई भी आदमी घाटे में तो नहीं बेचेगा। अमेरिका के अंदर जब उसकी लेबर कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगी, तो इस तरह के फैसले ट्रंप ने कल ये अपनी जो टॉप कंपनी है एप्पल, उसके साथ किया। तीसरा जो काम उन्होंने किया कल, उनका आपको पता है कि उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, और उस तरीके से अगर आप देखेंगे उनका सबसे पुराना एलाई कौन है? यूरोपियन यूनियन पूरी की पूरी, नाटो के तमाम कंट्रीज उसके अंदर है। कल शाम को कर दिया कि बाज नहीं आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन, हमारी शर्तें नहीं मान रहे, इसलिए 1 जून जो आने वाली है अगले हफ्ते, उसमें यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले किसी भी ट्रेड पर 30% टैरिफ लगाया गया। आप सोचिए कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो, ट्विटर के जरिए फैसले कर रहे हैं, अपने जो पुराने से पुराने एलाई है उनको डुबोड़े पे तुले हुए। सोचिए जो सबसे पुराना एलाई है वो यूरोपियन यूनियन, नाटो के तहत, उनके ऊपर भी 30% टैक्स, और चाइना के ऊपर भी 25 से 30% टैक्स। तो दुश्मन और दोस्त में क्या अंतर है? तो ट्रंप जो है ये इस तरीके के फैसले करके अपने भक्तों को तो राजी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की अर्थनीति, अमेरिका का पूरा जो सिस्टम है, उसको लगभग तबाह करने की दिशा में बढ़ चुकी है। जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं एक तरफा ढंग से, बिना किसी से पूछे, बिना कोई राय मशवरे किए, तो अमेरिका के अंदर तो ये बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन हो गया है 2 तरीके से। जैसे इंडिया के अंदर चल रहा है ना भक्त बनाम मोहन, ऐसे ही अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट, और जितने भी लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी, डिसेंसी, ऑनेस्टी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, जो इस तरह की बात करते हैं, वो सारे एक तरफ है, और ट्रंप के वक्त एक तरफ है। और अमेरिका का अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप हंसेंगे। उसके अंदर क्या है, मैंने खबर भेजी है, देखिएगा उसको। जो ट्रंप के जो सबसे छोटे बेटे हैं, बैरन ट्रंप, जो मेलानिया से जो उनका बेटे है, उसका एडमिशन देने से मना कर दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, इसलिए उन्होंने हार्वर्ड के साथ ये किया। सोच करके देखिए अमेरिका, ये दिखाइएगा खबर, मैंने खबर भेजी है आपको, दर्शकों को दिखाइएगा कि जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज थी अमेरिका की, उन तीनों ने ट्रंप के बेटे को एडमिशन देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा क्या, नंबर 1 हार्वर्ड ने मना किया, नंबर 2 स्टैनफोर्ड ने मना किया, नंबर 3 कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी मना कर दिया बैरन ट्रंप को दाखिला दिया। ये अमेरिका के अंदर वो ग्रेप वाइन है लगातार। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रंप परिवार का इतिहास, ट्रंप के सारे बच्चे, ट्रंप जूनियर हो, टिफनी हो, एरिक हो, इवांका हो, सारे के सारे टॉप स्कूल्स में पढ़े हैं। और बैरन को अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एटम स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ना पड़ रहा है, वहां दाखिला लिया है। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका के अंदर एक धड़ा ऐसा भी है जो इस बात का खुल के प्रचार कर रहा है कि चूंकि इन यूनिवर्सिटीज ने, टॉप यूनिवर्सिटीज ने ट्रंप के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए स्टूडेंट, इसलिए उनके साथ बदला लिया जा रहा है। तो अमेरिका को ग्रेट बनाने का जो प्रोजेक्ट ट्रंप ने छेड़ा था, वो कहां से कहां पहुंच रहा है, उसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं। और दर्शक भी देखें कि किस तरीके से एक सनकी व्यक्ति, एक अच्छे भली वर्ल्ड पावर को पूरी दुनिया के सामने उपहास का पात्र खुद भी है, औरों को भी बना रहा है। कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, उससे लड़ पड़ते, उसको कुछ भी बोल देते, वो फिर ओवल ऑफिस के अंदर ही उसका जुलूस निकालते हैं, बट ही डजंट माइंड। अफ्रीकी राष्ट्रपति को मैं कहा कि काश मेरे पास भी जहाज होता, और कहा कि होता तो मैं ले लेता आपसे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वो एक नॉन सीरियस मस्करे की बना दी है ट्रंप ने। और ऐसे ही उनके फैसले हैं, आज फैसला करते हैं, कल जो है फेडरल कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, उसके बाद फिर चल पड़ता है मामला ऐसे। तो खुद भी मजाक के पात्र है। और ये सारा कर क्यों रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो ये टॉप यूनिवर्सिटीज है, टॉप स्कूल्स है अमेरिका के, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तो आपने देख लिया 25% स्टूडेंट बाहर के, लेकिन जो ट्रंप के भगत है, कुपड़, जो जिनको रेड वो बोलते हैं सारे, रेड नेक और ये सारे, उनको तो उन स्कूलों में दाखिला मिलना नहीं है, उन्होंने तो भक्ति करनी है। तो उनको ये इस तरह के फैसले करके ट्रंप अपनी उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं कि देखो मेरे भक्त खुश हैं, मैंने इलाज कर दिया सब, मैं इनके साथ ये कर रहा हूं, मैं उनके साथ ये कर रहा हूं, क्योंकि उनको तो उन स्कूलों में दाखिला लेना ही नहीं, उन यूनिवर्सिटीज में लेना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ के भक्तों की तरह ट्रोलिंग ही करनी है 2 रुपए में। तो ट्रंप ने भी वही नब्ज पकड़ ली है कि भक्तों को खुश कैसे रखा जाए, बाकी देश का जो हो रहा है वो सारी दुनिया के अंदर उपहास का पात्र जिस रूप में बन रहा है। आपने देखा चाइना सबसे बड़ा उनका राइवल आज की तारीख में, चुपके से तीसरे देश में बैठे और अपना फटाफट कर लिया। चाइना ने काम 10% लगाएंगे, इन्होंने काम 30 लगाएंगे, छुट्टी कर लिया सारे का सारा। 145% से ओवरनाइट 10 और 30 हो गया। अब यूरोपियन यूनियन पे 30% ठोक दिया। तो दोस्त और दुश्मन के बीच में भेद भी
जिस तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा साफ है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। और मुझे लगता है कि ट्रंप का ये कार्यकाल पूरा होने में मुझे बहुत गंभीर शक है, जिस तरह की उनकी हरकतें चल रही है ना। और खासतौर पे आपने रात को देखा होगा, आज एप्पल का जो शेयर मार्केट में 4% शेयर एक दिन में गिर गया, 4%। और पिछली बार जब उन्होंने टैरिफ की घोषणा की थी, तब देखा आपने अमेरिकन मार्केट का क्या हाल हुआ था। फिर चुपके से उन टैरिफ्स को 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और फिर आपने वो सीन भी देखा होगा, मैंने आपने चर्चा भी की थी कि किस तरीके से अपने ओवल ऑफिस में बैठ के वो उद्योगपतियों के साथ बता रहे थे कि इसने कल रात को $20 मिलियन कमा लिए, इसने 30 मिलियन कमा लिए, इस तरह की चीज। तो एथिकल गवर्नेंस जो थी वो भी बिल्कुल एक तरह बैक सीट पे चली गई है। और अमेरिका का हर आदमी अब ट्रंप के हर फैसले को संदेह की दृष्टि से भी देखने लगा है कि वो धंधेबाजों के साथ मिलकर, व्यापारियों से मिलकर इस तरह के ट्वीट और घोषणाएं करके पहले मार्केट गिराते हैं, अपने उनके दोस्त शेयर खरीदते हैं और फिर वो उस फैसले को सस्पेंड करते हैं। आपको ध्यान होगा ना, टैरिफ जिस तरीके से सस्पेंड किए थे उन्होंने, चंद घंटे पहले मार्केट खुलते ही कहा कि आज बड़ा फैसला होने जा रहा है, और शाम को उन्होंने वो टैरिफ सस्पेंड कर दिए। और उससे लाखों करोड़ जो डॉलर थे वो किस तरीके से एक रात में अमेरिका के उद्योगपतियों ने कमा लिए। ये जो खेल चल रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बार इम्पीचमेंट के चांस पहले से कहीं ज्यादा है, जिस तरीके के वो फैसले ले। लेकिन सर ये जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, जिसमें कई बार उनको बैक होना पड़ रहा है, कभी कोर्ट जो है उनको आईना दिखा दे रहा है, तो वो एक तरीके से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का जो जो छीछा लेदर वो करवाने का काम कर रहे हैं। असल में उससे हासिल क्या है अमेरिका को? क्या वास्तव में अमेरिका जैसा देश, जो एक जिसको भाई देश में दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे अहम देश माना जा रहा था, वो ताकत वैसे ही खत्म हो रही है जैसे भारत की स्थिति कमजोर हो रही है? लगातार उसी उसी तरीके की गपबाजी लफाजी यहाँ भी चल रही है, उसी तरीके की गपबाजी लफाजी वहां भी चल रही है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा राम प्रकाश जी, हो ही ये रहा है। केवल और केवल ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स पॉलिसीज के नाम पर जो मर्जी आए, जहां मर्जी आए, जैसा हो कह दो, कर दो। आप ये बताइए, भारत पाकिस्तान के मामले में कितनी बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैंने करवा दिया। आज शशि थरूर अमेरिका पहुंचे अपने डेलीगेशन के साथ, जो ऑल पार्टी का डेलीगेशन, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, दोनों दोषों के बीच जो भारत सरकार की लाइन है, उन्होंने जाने से पहले वो बात कही। आज अमेरिका की, आज जब मैं और आप सो के उठे सुबह, अमेरिका की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने फिर भी कह दिया कि हमने कराया है, आप कर लीजिए, क्या करेंगे। और हालत आज ये हो गई है, ट्रंप की तो छोड़ दीजिए, ट्रंप को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, कोई भी सीरियस आदमी ट्रंप को सीरियसली नहीं लेता। सबको पता है कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, क्या बिजनेस इंटरेस्ट है, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट, एवरीबडी नोज। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत जैसे देश, केवल सोच के देखिए 2016 में मोदी जी, तब से लेकर ट्रंप की पहली टर्म के अंदर, माई फ्रेंड, ये वो सारे, जिस तरीके से भारत को वो डे इन एंड डे आउट एम्बेरस कर रहे हैं, और भारत सरकार उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रही है। और आज तो हालत ये है कि आप हैरान हो जाएंगे, अमेरिका के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए आपने देखा किस तरीके से डेलीगेशन गया है, ऑल पार्टी डेलीगेशन। उसके बावजूद भारत की जो एम्बेसी है अमेरिका में, उसने $17 लाख दे करके एक फर्म हायर की है जो भारत का पक्ष वहां पर रखने के लिए। तो आप ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी छोड़ दीजिए, आज आप यहां खड़े हो गए यहाँ पर। और आज ये खबर है लगातार, और कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत जब न्यूक्लियर डील कर रहा था मनमोहन सिंह के टाइम में, उस तरीके की भी, इस तरह की फर्म, लॉबिंग फर्म्स को बोलते हैं वहां पर, और जो लीगल है वहां पर, ये लीगल फॉर्म उस टाइम भी हायर की गई थी। आप सोचिए, जब न्यूक्लियर डील था वो तो एक मसला ही और तरीके का था। इस तरह के भारत पाकिस्तान, जब यहाँ मोदी उनके फ्रेंड, ट्रंप उनके फ्रेंड, उसके बाद लॉबिंग फर्म आपको हायर करनी पड़ रही है। तो सोच लीजिए कि क्या डिप्लोमेसी यहाँ की है और क्या गवर्नेंस वहां की, किस तरह की दोस्तियां हैं, किस तरह की सारी चीजें हैं, जस्ट समझ से परे है। और ट्रंप भारत को तो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। आपने जो ये एप्पल वाला ट्वीट जो मैंने दिखाया आपको, इसके अंदर उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, वियतनाम का नाम नहीं लिया। एनी फोन मेड आउटसाइड ऑफ यूएस, इंडिया और मे बी एनी अदर कंट्री, इंडिया को जरूर बीच में घसीटना है। तो चाइना भी लिख सकते थे, वियतनाम भी लिख सकते थे, भारत में तो 20% बनते हैं, बाकी तो सारे वहां बनते हैं, लेकिन वहां का जिक्र नहीं किया। जान पूछ के ही इज कॉलिंग इंडिया टू एम्बेरस अस। जबकि उस पर अगर आप जो टिम कुक को इंडिया में एप्पल भी नहीं बनाने देंगे, तो भारत से आपकी दोस्ती किस चीज की, बता दीजिए। को जो मर्जी आए भारत के ऊपर, कभी उनकी भारत की ट्रेड डील अपनी तरफ से ही घोषित कर देते हैं। इंडिया हैज एग्रीड, 4 बार कह चुके हैं कि भारत जीरो टैरिफ करने के लिए तैयार हो गया, तो भारत के फैसले भी वही कर रहे हैं, भारत सरकार चुप है। ट्रंप को जब तक उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, ही नीड्स ए सीवियर स्नब।
अगर आपके अंदर हिम्मत है तो दे दीजिए, और वरना देश को बता दीजिए कि मेरी लाल आंखें और मेरा जो नसों में बह रहा सिंदूर है वो केवल पाकिस्तान के लिए, बाकियों के लिए नहीं। चाइना का नाम मैं नहीं लूंगा, ट्रंप का नाम मैं नहीं लूंगा, हाउडी मोदी करूंगा, नहीं नमस्ते सर, ट्रंप करूंगा। पाकिस्तान के लिए भी कैसे? पाकिस्तान के लिए कहाँ? पाकिस्तान के साथ जिस तरीके के जंग के हालात बने, और जब सेना बिल्कुल मूड बना करके अपने पराक्रम के सहारे तैयार खड़ी थी, दो फाड़ करने का एक ऑप्शन आया था, आपने सीज फायर कर दिया। तो पाकिस्तान के सामने भी कैसे? वो लाल आंखें पाकिस्तान के लिए भी कहाँ बची? नहीं, राम प्रकाश जी प्रचार तो कर रहे हैं ना, लाल आंखें बची, नीली आंखें बची या सिंदूर बचा, वो तो देश ने देख लिया। लेकिन जिस तरीके का प्रचार बीकानेर के अंदर किया, जिस तरह के मेटाफर्स यूज किए वहां पर, जो पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव भाषा यूज की, आप 4 लाइन अमेरिका के बारे में भी बता देते ना कि ट्रंप का ये था, उनका जेडी वेंस का ये था, मैंने स्वीकार नहीं किया। हालत तो उल्टी है कि जेडी वेंस का 9:30 बजे फोन आया रात को, 9 तारीख की रात को, और 11:30 बजे आपके वेबसाइट पर जो इसका बीजेपी का जो हैंडल है उसके ऊपर 31 सेकंड की वीडियो आ गई थी। आपने तो वहीं से प्रचार शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कितने एयरबेस तबाह की मॉर्निंग में 10 तारीख की। कोने पे तो पाकिस्तान तब आया जब एयरबेस स्ट्राइक। लेकिन अगर ट्रंप उसका दावा कर रहा है, जो कि मैं ये मानता हूं कि उसने 5:33 पर जो ट्वीट किया सबसे पहले, ये तो आप मानेंगे ना कि ही वॉज प्रीवी टू ऑल दिस डिटेल्स। तो मोदी जी कहे ना इसको कि नहीं है उनका कोई रोल। फोन तो सब कहते हैं, हमने बातचीत से किया, वो तो नहीं कह रहे। ट्रंप को तो सर्व करना पड़ेगा ना। 8 बार बोल चुका है वो आदमी कि मैंने दोनों के बीच में वो करवा दिया। सरेआम ये कह रहा है कि ट्रेड का धमकी देकर कराया। भाई ये तो राष्ट्रवाद का मसला था मोदी का। तो बीजेपी आरएसएस का तो राष्ट्रवाद था, पाकिस्तान को सबक सिखाना, आतंकवाद को सबक सिखाना। और पूरी बीजेपी की आईटी सेल, पूरे इकोसिस्टम, मीडिया जो गिद्ध मीडिया है, उस सारों का एजेंडा देखिए क्या है। सारे के सारे आतंकवाद और पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं। सबका हमला एक तरफा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और विपक्ष को डिमीन करने पर लगा हुआ है पिछले 5 दिन से। तो जो ट्रंप है उसको काउंटर कौन करेगा? अमेरिकन नैरेटिव को काउंटर कौन करेगा? एक इंदिरा गांधी थी जो टेलीफोन पे आने से मना कर दिया था निक्सन की। उसको चिट्ठी का जवाब भी 20 दिन बाद दिया था, जब तीसरा पाकिस्तान का 2 हिस्से करके बांग्लादेश बना दिया। ध्यान होगा आपको। और यहां यह है कि ट्रंप हमारी घोषणा भी ट्रंप कर रहा है। तो सोच करके देखिए ना कि आपकी डिप्लोमेसी कहां आ गई है। प्रधानमंत्री आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, विश्व गुरु, वर्ल्ड लीडर नंबर 1, उसके बाद जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट, और आपको दूसरे देशों को समझाने के लिए ऑल पार्टी एमपीज के डेलीगेशन भेजने पड़ रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर करनी पड़ रही है अमेरिका के अंदर भी। तो फिर कौन सी दोस्ती आप बता दीजिए देश को। $17 लाख कितने होते हैं राम प्रकाश जी? जरा गुना कीजिएगा 85 से, भक्तों को पता लगेगा कि मोदी जी कितने बड़े मोदी हैं। जी 90 का होगा, जो भी जितना भी डॉलर का रेट है। तो यहां स्थिति खड़ी हो गई है आकर के, और आप यहाँ पे भक्ति पीट रहे हैं अपने। आप जब ये सारा काम हुआ, आज रात राष्ट्र के नाम संबोधन किया, कल सुबह आनंदपुर पहुंच गए, अपने फोटो ऑप्टिक्स करी, सारी करी, उसके बाद बीकानेर पहुंच गए। बीकानेर में भक्तों को अपना एक नया सिलेबस दे दिया कि भाई चलो। लेकिन जो मूल सवाल थे वो वहीं के वहीं खड़े हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं। तो ये सारी चीजें बेसिकली पूरे देश के अंदर जो सिस्टम बन रहा है, वो ट्रंप, आज देश चाहता है कि ट्रंप को जवाब दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से आप जवाब नहीं दे पा रहे राम प्रकाश जी। वो डेलीगेशन, सर जो डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है शशि थरूर के नेतृत्व में गया है जो आज, वो क्या वहां पर जाएगा तो बातचीत नहीं होगी? फिर उस बातचीत में ये बात नहीं रखी जाएगी कि भाई ट्रंप साहब ने सीज फायर नहीं किया, वो ऐसे ऐसे हुआ सीज फायर? और दूसरा कि अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो मोदी या मोदी सरकार कैसे जस्टिफाई करेगी कि हमारे ऐलान से पहले, चाहे डीजीएमओ हो या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस सेक्रेटरी हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी ने ट्वीट नहीं किया? सबसे पहला ट्वीट ट्रंप साहब का आया। तो वो कैसे, सबसे पहले ट्रंप के पास जानकारी कैसे पहुंची सीज फायर को लेकर के? तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? दो चीजें, एक डेलीगेशन और दूसरा जस्टिफाई कैसे होगा? राम प्रकाश जी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इज आवर हाई कमीशन एंड एम्बेसीज। ट्रैक 3 इज ऑल दीज थिंग्स जो हम अब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि उन सब के होते हुए भी जब आप अपना नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाए, तो ये सांसद क्या कर लेंगे जिनको आपने आज तक ना तो संसद के अंदर ब्रीफ किया है कि पूरे के पूरे हमारा क्या है, विदेश सचिव की 15-20 मिनट की ब्रीफिंग से क्या हो जाएगा। और अमेरिका को आपकी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। असल में क्या है, अमेरिका और ट्रंप जिस तरीके से इंडिया की जान पूछ करके एम्बेरसमेंट कर रहे हैं और आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। एक्चुअल स्थिति वो है कि वो कुछ और चाह रहे हैं भारत से पर्दे के पीछे से। जिस तरीके से कतर से जहाज लिया है ना आपने चुपके से,
वो कुछ और चाह रहे हैं। और उस बात का पता या तो मोदी को है, या मोदी के फाइनेंसर को पता होगा, या उनके इकोसिस्टम को पता होगा। लेकिन सवाल तो ये है ना कि वो हमें एम्बेरस कैसे कर रहे हैं। 5:33 में जब उन्होंने ट्वीट किया, हमारे विदेश सचिव तो विक्रम मसीह जी तो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि 5 बजे से सीज फायर लागू हो गया। तो इसका मतलब ट्रंप वाज प्रीवी टू एवरीथिंग। और जेडी वेंस जब रात को 9 तारीख की रात को 9:30 बजे आपसे बात कर रहे थे, तो इसका मतलब डील वहीं पे होगी थी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। या मोदी जी ये कहें कि मेरे से जेडी वेंस की बात नहीं हुई थी, बता दें देश को। जब जयशंकर ये कह रहे हैं कि मेरे पास रूबियो का फोन आया था, जेडी वेंस का फोन प्रधानमंत्री जी के पास आया था, अगर आप डायरेक्टली देखें तो ट्रंप तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व थे ही नहीं बीच में। ट्रंप ने एक फोन मेरी जानकारी के मुताबिक जरूर किया था, जब मोदी जी यूएई में थे यात्रा पे, आपको ध्यान होगा जब ये पहलगाम वाला नरसंहार हुआ, तब उन्होंने उनको जरूर फोन किया था कि एस्केलेट मत कीजिएगा, देखते हैं इसको आतंकवाद वाले मसले, तब वहां जरूर फोन किया था। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ, जो ऑफेंसिव पोस्चर हुए, सारी चीजें हुई, उस समय ट्रंप ने बात नहीं की है। जेडी वेंस और मार्को रूबियो लगे हुए थे, एनएसएस के लेवल पे बातचीत हो रही थी, और सारे का सारा क्रेडिट ट्रंप ले रहे हैं, और हमारी सरकार उसको नकार भी नहीं पा रही है। जबी जुबान के अंदर जयशंकर से जब पूछा कल जर्मनी के अंदर, तो आपने देखा क्या कहा, हाँ हाँ बात हुई थी, बात कर रहे थे वो लोग, बात कर रहे थे, लेकिन हम दोनों जनरलों ने बात करके किया। तो फिर अमेरिका ने पहले घोषणा कैसे की, बता दीजिए आप। ट्रंप ने ये कैसे कहा कि तीसरे देश में बात होगी, कश्मीर के बारे में मीडिएट करेंगे? हुई ट्रंप? आपने मना किया क्या? आपको स्नब करना चाहिए था, नहीं किया। और जयशंकर ने तो कमाल ही कर दिया, जब वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें इंटरव्यू के अंदर क्या कहा कि यूएस वाज इन अमेरिका। पूरी दुनिया में ट्रोलिंग हो रही है उनकी, यूएस वाज इन अमेरिका। जो पूछा कि इस पूरे संघर्ष विराम की बातचीत में अमेरिका कहाँ था, वेयर वाज यूएस, ही सेज यूएस वाज इन यूएसए। ये एरोगेंस है, क्या है ये तो दर्शकों पे छोड़ता हूँ। लेकिन बात तो गंभीर है ना, कि एक कैरियर डिप्लोमेट किस तरीके से हर शब्द पर फंबल करता है। तो कोई ना कोई गड़बड़ तो है, वो क्या गड़बड़ है वो तो मोदी जी बता सकते हैं, सरकार बता सकती है। सर, शशि थरूर साहब की बात कर रहे थे हम, तो जरा हम बस एक छोटा सा ये समझ लें, ये जो डेलीगेशन गया है वो क्या लाएगा भारत के लिए, वहां से क्या हासिल होगा भारत को इस डेलीगेशन से? राम प्रकाश जी, अगर ब्लंट शब्दों में कहे तो ये ऑल पेड हॉलीडे है, ऑल पेड विदेश यात्रा है। जब टॉप लेवल की ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी नहीं कर पाई जो काम, वो आप क्या कर लेंगे? आप क्या करेंगे? वो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के 5-7 लोगों से मिल लेंगे, वहां पे डेमोक्रेट से कुछ से मिल लेंगे, कुछ रिपब्लिकन से मिल लेंगे, अपनी बात रखाएंगे। पॉलिसी कहाँ से तय हो रही है? पॉलिसी तो व्हाइट हाउस तय कर रहा है ना, पॉलिसी तो मार्को रूबियो तय कर रहे हैं ना, और पॉलिसी तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर रही है ना एट द हाईएस्ट लेवल्स। ट्रेड की जो डील है वो भी ट्रंप एक तरफा तरीके से रोज घोषणा कर देते हैं। तो इससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। ये क्या किया है मोदी जी ने कि जब विदेश नीति के समय आपके साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, उसके बाद एक इवेंट क्रिएट की गई है सभी ऑल पार्टीज को शामिल करके, ताकि संसद का जब भी सेशन आए तो ज्यादा एम्बेरसमेंट ना हो। एक तरीके से उनको इन्वॉल्व किया है। लेकिन जो काम मोदी जी नहीं कर पाए, जो काम उनके जयशंकर नहीं कर पाए, आपकी एम्बेसीज और हाई कमीशन नहीं कर पाए, ये सांसद एक एक 2-2 मीटिंग में क्या कराएंगे, क्या पॉलिसी बदलवा देंगे, क्या सोच बदलवा देंगे, क्या पर्सपेक्टिव बदलवा देंगे, क्या नैरेटिव बदलवा देंगे। दीज आर नॉट प्रोफेशनल पीपल। इनमें से बहुत सारों को तो सारी चीजों की गहराई भी नहीं पता। हर एक के अंदर एक एक टीम लीडर है, जो जैसे इस अमेरिका वाले मामले में शशि थरूर। अब शशि थरूर वहां जाने से पहले कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई है, वहां से फैसला हुआ है। तो फिर ट्रंप के वहां वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे राष्ट्रपति को एम्बेरस करके, और आप क्या सोच रहे हो कि इनकी ट्रैक टू डिप्लोमेसी को कोई समझेगा? समझने की बात है। शशि थरूर को नंबर बनाने थे मोदी जी के सामने, मोदी जी को कांग्रेस को बिलिटिल करना था, कांग्रेस को एम्बेरस करना था, इसलिए शशि थरूर उस डेलीगेशन का हेड बना दिया, सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो कैरियर डिप्लोमेट रहे एक तरीके से। लेकिन हासिल क्या है? पहले दिन से मैं आपको एक ही बात कर रहा हूं कि इससे जमा हासिल क्या है। जमा हासिल पेड हॉलीडे, नैरेटिव चेंज करना है कि देखिए हमने पूरी दुनिया में भेज दी। आप तो भाई 11 साल से इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। कितनी विदेश यात्राओं में डंका बज चुका, तब कौन साथ आ गया जो ये सांसद ले आएंगे साथ? सवाल तो ये है ना, लेकिन देश नहीं पूछ रहा है ये सवाल। सवाल तो यही है। देश तो सवाल पूछ रहा है सर, जवाब नहीं मिल रहा है। देश लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि चल क्या रहा है। देश लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि 1 महीना बीत जाने के बाद पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं। देश लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि ट्रंप कौन होते हैं सीज फायर का ऐलान करने वाले। देश लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला द्विपक्षीय से अंतर्राष्ट्रीय कैसे हो गया। देश लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी आप कौन होते हैं जीरो टैरिफ करने वाले।
अगर अमेरिका के साथ व्यापार 0 टैरिफ पर होगा तो भारत में जो उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनका क्या होगा, कैसे होगा, ये सवाल लगातार हैं, खत्म नहीं हुए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जवाब देने वाला जो जिम्मेदार है वो मुंह चुरा रहा है, मुंह चुरा करके घूम रहा है और उसके बाद जा करके एक सस्ती फिल्मों के डायलॉग की तरीके से भाषणबाजी कर रहा है। सिर्फ अंतर इतना ही है। देश समझे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।